हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दमा बीमारी के इलाज के बारे में, जिसको अस्थमा बोला जाता है। यह अस्थमा क्या होता है? अगर किसी को दमा हो जाता है तो उनका सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो ये दमा का बीमारी क्यों होता है, कैसे होता है, इसको ठीक कैसे किया जाए, इनके ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को दोस्तों एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और आज के बाद इसके बारे में कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। A to Z पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बचपन से ही आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि इनको दमा हुआ है, इनको सांस लेने में दिक्कत होता है। बहुत सारे मूवी में आप देखते हैं कि सांस नहीं ले पाते हैं, इनहेलर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये दमा बीमारी क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये अस्थमा मतलब ये दमा की बीमारी होता क्या है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक ऐसा कंडीशन होता है, अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पर्सन का, जिसमें लोगों का, पेशेंट का जो एयरवे होता है, सांस लेने की जो नली होता है, वहां पर इन्फ्लामेटेड हो जाता है, वहां पर सूजन हो जाता है। हमारी सांस की नली नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, वहां पर स्वेलिंग हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी वजह से वहां पर सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पाइप है, अगर इस पाइप इस तरीके से ये सिकुड़ जाता है तो क्या पानी सही से निकलेगा? जिस तरीके से अंदर बाहर हो रहा था नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगा। इसी तरीके से हमारा मान लीजिए ये सांस का नली है, आसानी से हम अपने सांस को अंदर और बाहर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से सिकुड़ जाता है तो क्या हम आसानी से सांस को अंदर बाहर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है? यहाँ पर सूजन होने के कारण, ज़्यादा म्यूकस भर जाने के कारण, इसी वजह से देखा जाता है सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, और इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है दमा की बीमारी। हिंदी भाषा में जो लोग शुद्ध समझना चाहते हैं तो वो जान लीजिए दमा एक ऐसी बीमारी होता है, ये एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति के वायु मार्ग में सूजन हो जाना, संकीर्णता, सूजन आ जाती है, और बहुत ज़्यादा बलगम जम जाता है, एक्स्ट्रा म्यूकस जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त बलगम वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इसी बीमारी को बोला जाता है दमा की बीमारी। अगर आप लोगों को इतना समझाने के बाद भी दमा के बारे में, अस्थमा बीमारी के बारे में नहीं समझ में आया है, तो चलिए यहाँ पर एक इमेज को देखते हैं और इसको देख करके हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, जिसके माध्यम से हम आसानी से अपने सांस को अंदर और बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल म्यूकस है, बहुत कम म्यूकस है, एकदम पतला सा एयरवे एकदम खुला हुआ है, हम आसानी से सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी सांस की नली है, जो हमारा एयरवे है, वो एकदम सिकुड़ गया है, कंट्रैक्ट हो गया है। ठीक क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया है, एक्स्ट्रा म्यूकस हो गया है। ज़्यादा म्यूकस के कारण ये इस तरीके से सिकुड़ गया है, और जब ये सिकुड़ जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगा ही, और सांस लेने में दिक्कत होगा तो इसको बोला जाता है दमा की बीमारी। यहाँ पर जो नहीं समझ पाए, एक बार फिर से वही इमेज के समझ लीजिए। ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, लेकिन यही अगर नॉर्मल एयरवे में बहुत ज़्यादा म्यूकस जम जाएगा तो ये इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा, सूजन हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगा, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो इस तरह की बीमारी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दमा की बीमारी। जैसे कि ये हमारा नॉर्मली खुला हुआ है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, और जब ये हमारा इस तरीके से सिकुड़ जाएगा तो इसको अस्थमैटिक लंग बोलते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से? किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल बता रहा हूँ। बात यहाँ पर आता है दोस्तों कि ये दमा बीमारी होने का कारण क्या होता है। लोगों को सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तो इसका क्या कारण होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि बाहर के हम अलग अलग प्रकार के बेकार फूड खाते हैं, बेवरेज खाते हैं, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, अलग अलग चीज़ खाते हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि दमा की बीमारी होना। सड़क पर घूमते हैं, वहाँ पर जानवरों के गोबर जो होते हैं, जिसको पेट डेंगर बोला जाता है, उसके वजह से भी दमा की बीमारी हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा तनाव लेने के कारण भी देखा जा सकता है कि उनको दमा की बीमारी हो सकता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है दमा की बीमारी। सड़क पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, डस्ट रहता है, धूल मिट्टी केकड़ रहते हैं, वो सारे चीज़ उड़ते रहते हैं जो कि हमारे नाकों के रास्ते अंदर चले जाते हैं, और इसकी वजह से भी दमा की बीमारी देखा जा सकता है। कुछ केमिकल परफ्यूम की वजह से, जैसे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स वाले परफ्यूम आते हैं मार्केट में, अलग अलग केमिकल्स के हम यूज करते रहते हैं, तो ये भी दमा की बीमारी का कारण बन सकता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कुछ लोग का तो जेनेटिक भी होता है, उनकी वजह से भी, घर परिवार में किसी को पेरेंट को है तो बच्चों में भी वो लक्षण आ गया है, तो ये भी एक कारण होता है दमा बीमारी होने का। ठीक, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस लेने की नली में
अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से भी दमा की बीमारी हो सकता है। और ये सारे के सारे कारण होते हैं दमा बीमारी होने का। और इसी वजह से इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मरीज का सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, दमा की बीमारी हो जाता है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि ये दमा बीमारी क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। ये दो बात आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही सारे के सारे कारण होते हैं और कोई अलग से कारण नहीं होता है, तो इनसे बचाव करना ही चाहिए। अब यहाँ पर बात यह आता है कि अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें तो सीने में दर्द होना, कलर को चेंज करता हूँ तब दिखाई देगा आप लोगों को, नहीं तो ग्रीन ग्रीन देखिए। चेस्ट में पेन होना, सीने में दर्द होना, मुंह से सीटियाँ बजना, शार्टनेस ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, स्लीपिंग प्रॉब्लम। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो क्या वो आसानी से सो पाएगा? अगर उसका सांस फूल रहा है तो क्या वो आसानी से सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। इसीलिए उस तरह के लोगों में स्लीपिंग प्रॉब्लम भी देखा जाता है। समझ गए? तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो कि देखे जाते हैं अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह आता है कि अगर मान लीजिए किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो उस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना होता है। यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सॉल्बुटामॉल, लिवोसॉल्बुटामॉल जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्बुटामॉल जो होता है ये रेशमिक मिक्सचर होता है। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? दो चीज़ मिला करके जो एक चीज़ बनाया जाता है उसको रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है, जिसमें लिवो एंड डेक्स्ट्रो दोनों का मिक्सचर होता है। समझ गए आप लोग? तो ये सॉल्बुटामॉल एंड लिवोसॉल्बुटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर आता है लिवोसॉल्बुटामॉल जो होता है इसके साइड इफेक्ट थोड़े से अधिक देखने को मिलते हैं साल्बुटामॉल के तुलना में। ये बातें आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो भी एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बात यहाँ पर यह आता है कि अगर मान लीजिए किसी का इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एयरवे सिकुड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उनको दमा हो गया है, तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर में जो आप लोगों को बताए हैं लिवोसॉल्बुटामॉल, तो ये है लिवोसॉल्बुटामॉल इनहेलर। इसी तरीके से एक सॉल्बुटामॉल इनहेलर के बारे में बताएं तो ये है आपका सॉल्बुटामॉल इनहेलर। इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैप्सूल को डालते हैं और यहाँ से मुंह के रास्ते से तुरंत खींच लेते हैं, तो ये होता है इनहेलर। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से नेबुलाइजर भी होता है। नेबुलाइजर के माध्यम से भी इसको आराम दिलवाया जाता है। तो मेडिसिन जो आप लोगों को बताए हैं लिवोसॉल्बुटामॉल और सॉल्बुटामॉल, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जो हमारा एयरवे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसको नॉर्मल कंडीशन में ये लाने का काम करते हैं। हिंदी भाषा में बता ही रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लिखा भी गया है। यह सांस की नली को रिलैक्स करने का काम करता है, डायलेट करने का काम करता है। डायलेट का मतलब होता है कि इसको ये फैलाने का काम करता है। जो सिकुड़ गया है इस तरीके से, इसको ये नॉर्मल कंडीशन में ला करके फैलाने का काम करता है, जिससे पेशेंट आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर सकें। समझ गए? साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो ये जो होता है बीटा 1 पर भी अपना इफेक्ट दिखाता है, हार्ट रेट जिसकी वजह से बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे जब ये दवा बीटा 1 पर अपना इफेक्ट दिखाता है तो इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? ये जो आपको दवाइयाँ बता रहे हैं इनके जो साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, तो ये दवाइयों का साइड इफेक्ट बीटा 1 होता है। ये अपना असर बीटा 1 पर भी दिखाता है। अब बीटा 1 पर जब दिखाएगा तो इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा समझने के लिए बीटा के रिसेप्टर के लोकेशन और उसके एक्शन को समझ लेते हैं। अगर कोई दवा बीटा 1 पे रिसेप्टर पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, या फिर बीटा 2 रिसेप्टर पर इफेक्ट दिखाएगा, या फिर बीटा 3 पे इफेक्ट दिखाएगा, तो इससे क्या होगा? अगर कोई भी दवा बीटा 1 रिसेप्टर पर इफेक्ट दिखाएगा तो उसका असर हमारे हार्ट पे जाएगा, हमारा हार्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है। बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर अगर अपना कोई इफेक्ट दिखाएगा तो ये हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा। और बीटा 3 रिसेप्टर पर अगर कोई भी दवा अफेक्ट करता है तो ये एडिपोज टिश्यू मतलब लाइपोलिसिस को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये इनका एक्शन और लोकेशन होता है। समझ गए आप लोग? और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर दवा बीटा 1 पर अपना इफेक्ट दिखाता है, साइड इफेक्ट दिखाता है, तो इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है। तो इसीलिए ये चार्ट आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए सोचा कि बता देता हूं कि अगर बीटा 1 पर अपना इफेक्ट दिखाएगा तो इसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होगा। बीटा 2 पे अगर असर दिखाएगा तो स्मूथ मसल्स हमारे रिलैक्स होंगे। बीटा 3 रिसेप्टर पर इफेक्ट दिखाएगा तो एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस इंक्रीज होगा। बस यही होता है ये तीनों रिसेप्टर के एक्शन। समझ गए आप लोग? आई होप पूरी तरह से आपको समझ में आ। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा।
इसी तरीके से चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। ये क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो होता है इसमें दो प्रकार के मेडिसिन होते हैं। एक होता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये एक प्रकार के शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होते हैं जो कि तुरंत काम करने का ये काम करते हैं। और दूसरा जो होता है ये होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं? दोस्तों ये आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जो कि है ड्यूलिन फोर्ट। इसका नाम है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड लियोसॉल्बुटामॉल सल्फेट पाउडर इनहेलर। समझ गए? तो यही नाम आप लोगों को वहां पर बता रहा हूं, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और दूसरा जो आपको बता रहे हैं वो है टायोडेक्स, जिसका नाम वहां पर लिखा गया है साइड में, वो है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दोनों इनहेलर होते हैं, इसका भी वही काम होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि ये जो आप लोगों को बता रहे हैं आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि ड्यूलिन फोर्ट के नाम से फेमस होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है जो कि पेशेंट के अंदर तुरंत ये काम करता है और हमारा जो एयरवे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो ये इसको तुरंत आराम दिलाने के लिए ये इसको तुरंत खोलने का काम करते हैं। उसी तरीके से ये जो मेडिसिन है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, यह काफ़ी देर तक यूज में आता है, धीरे धीरे करके ये एयरवे को खोलने का काम करता है और थोड़े लंबे समय तक ये अपना असर दिखाता है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने की नली के ऊपर वाले रास्ते को ये खोलने का काम करता है। ये जो ऊपर वाला नली है जो सिकुड़ गया है इसको ये खोलने का काम करता है। कौन खोलने का काम करता है? टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। समझ गए? तो दमा के पेशेंट को ये भी मेडिसिन दिया जा सकता है जिसका नाम है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इनहेलर, और दूसरा जो आप लोगों को बताए हैं वो है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड इनहेलर, जो कि दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है, दोनों नहीं इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से? अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि जो ड्यूलिन इनहेलर बताएं आप, इनका डोज क्या होता है, या फिर आपने जो बताया यहाँ पर एस्थलीन इनहेलर, इसका क्या होता है? तो इनका डोज होता है दोस्तों कि मैक्सिमम 4 पफ ए डे, एक पफ में 200 mcg होते हैं और मैक्सिमम आप 4 पफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका होता है डोज। इसी तरीके से बात करें कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, तो कुछ और भी मेडिसिन होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये है ब्यूडकार्ट नेबुलाइजर। ये नेबुलाइजर होता है जो कि नेबुलाइजर की मशीन में डाल करके इसको पेशेंट के नाक में इस तरीके से मास्क लगा दिया जाता है और सांस को तेजी तेजी से अंदर की तरफ खींचना रहता है। ये होता है ब्यूडकार्ट इनहेलर, जो कि दवा उसमें डाला जाता है और लगा दिया जाता है मास्क को, जिससे पेशेंट अंदर तरह खींचेंगे और उनको जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। तो ये होता है, एक होता है ब्यूडकार्ट, एक होता है ड्यूलिन, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात तो याद ही होगा, 2-4 दिन पहले नहीं 10 दिन हो गया है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को नेबुलाइजर के बारे में A to Z पूरी की पूरी तरह से जानकारी दिया भी हुआ हूं कि नेबुलाइजर को किस तरीके से सेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां पर मैं उस वीडियो का लिंक आपको पर्सनल दे दूंगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। कुछ और भी दवाइयाँ दमा के पेशेंट को दिया जा सकता है जिसका नाम होता है कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। इन मेडिसिन को पहचानने के लिए आप उनके अंत में सोन दिखा मिलेगा आपको। जैसे कि सोन की बात कर रहे हैं तो देखिए हाइड्रोकार्टिकोसोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SONE आपको मिलेगा। तो ये होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जो कि एक प्रकार का एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होता है, जो कि सूजन की वजह से जो हमारा एयरवे इस तरीके से सिकुड़ गया है उसको ये खोलने का काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने की नली में जो सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ज़्यादा म्यूकस जम जाता है, उसको ये हटाने का काम करता है और हमारे एयरवे को ये नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। ये जो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन, ये एक प्रकार का शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन, जिसका असर होता है 8 से 12 घंटे तक। ये दवा अपना असर 8 से 12 घंटे तक दिखाता है, जिसका डोज होता है 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, उसको दमा की बीमारी हो गया है, अगर आप उसको हाइड्रोकार्टिकोसोन मेडिसिन को देते हैं तो उसको आप 60 से 120 mg तक दे सकते हैं। समझ गए? जिसका असर कितने देर तक रहता है? हाइड्रोकार्टिकोसोन दवा का असर 8 से 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट एक्शन वाली, जिसका नाम होता है प्रेडनिसोलोन वाइसलोन मेडिसिन। ये एक प्रकार का टैबलेट होता है दोस्तों। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका असर कितने देर तक रहता है? इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 12 से 36 घंटे तक। लेकिन जो हाइड्रोकार्टिकोसोन का रहता है उसका कितने घंटे तक रहता है? उसका मैंने बताया है कि ये 8 से 12 घंटे तक रहता है हाइड्रोकार्टिकोसोन दवा का असर। लेकिन जो प्रेडनिसोलोन होता है इसका असर होता है 12 से 36 घंटे तक। तो सोच सकते हैं कि इसका असर कुछ लंबे समय तक रहता है हाइड्रोकार्टिकोसोन के तुलना में, जिसका डोज होता है कि
5 से 60 mg एक दिन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये बातें हो गई प्रेडनिसोलोन मेडिसिन के बारे में। ये तो अपना असर 12 से 36 घंटे तक दिखाता है और हाइड्रोकार्टिकोसोन 8 से 12 घंटे तक दिखाता है और दूसरा 12 से 36 घंटे तक दिखाता है। लेकिन एक दवा और भी होता है जो कि सबसे ज़्यादा देर तक अपना असर दिखाता है, जिसको लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन बोला जाता है। ये क्या है, इसका क्या नाम है, उसको भी जानते हैं। ये दोस्तों डेक्सोमेथासोन टैबलेट है जो कि डेक्सोना के नाम से फेमस होता है। ये मेडिसिन जो होता है दोस्तों, इसका असर कितने देर तक रहता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 36 से 72 घंटे तक होता है। आप लोगों को मैंने बताया है सबसे पहले मेडिसिन वो है हाइड्रोकार्टिकोसोन। हाइड्रोकार्टिकोसोन का असर 8 से 12 घंटे तक है। दूसरा मेडिसिन आपको बताएं वो बताएं प्रेडनिसोलोन मेडिसिन के बारे में, जो कि 12 से 36 घंटे तक अपना असर दिखाता है। और तीसरा जो आप लोगों को बताए हैं वो है डेक्सोमेथासोन। और डेक्सोमेथासोन का असर जो होता है वो 36 से 72 घंटे तक ये अपना असर दिखाता है, जिसका डोज होता है 0.3 mg से लेकर के 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी को दमा की बीमारी हो गया है और उनको आराम दिलाना है तो कुछ केसेस में इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। अब देखिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो होता है इसका क्या कंपोजिशन है, वो है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दो चीज़ मिलकर के बना हुआ है आपका डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है अस्थमा के पेशेंट के लिए। समझ गए। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं। इसका पहले डोज समझ लेते हैं। ये जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन बता रहे हैं इसका डोज क्या होता है, किस रूट से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों एक एम्पूल में 2 ml होता है, जो कि 2 ml तक इसको लगा सकते हैं, जिसका रूट होता है कि आप इसको नस में भी लगा सकते हैं, इसको आप मांस में भी लगा सकते हैं। जिसका क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, रिपीट करना है, तो उसको आप सेकेंड डोज जो होता है वो 6 से 8 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हाईली रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत, हाईली का मतलब होता है ज़्यादा, अगर किसी का कंडीशन ख़राब है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो 6 से 8 घंटे के बाद इस दवा को आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी, वैसे नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है इंजेक्शन डेरिफाइलिन, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए साइड में हमारा ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस तरीके से एकदम सिकुड़ गया है, और इसको ये नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, इस तरीके से खोलने का काम करता है ये इंजेक्शन। जैसे कि देखिए ये हमारा एयरवे एकदम डायलेट हो गया है, खुल गया है, लेकिन यहाँ पर सिकुड़ा हुआ है, तो इस इंजेक्शन का यही काम होता है, इसको ये डायलेट करने का काम करता है। ये बातें आपको समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दमा की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी के बारे में बताएं कि दमा की बीमारी क्या होता है, दमा की बीमारी होने का कारण क्या होता है, दमा बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, दमा की बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ हूँ। बस आप लोगों को भी एक काम करना है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं। सभी लोग इसको बताने के लिए आइए कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है वो सर्च करोगे आप, तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमें उससे वहाँ पर डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, अगर उसमें भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जिसमें 6 से 6,500 लोग जुड़ चुके हैं। जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी टेलीग्राम में जाकर के, वहाँ पर ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।